शत्रु करे जिसका अंतिम सांस तक बखान। नतमस्तक था जिसके आगे सुल्तान। जिसकी वीरता बनी घर घर की आन और जीत थी उसकी शान। वो है वीरों का वीर महान, वो है दिल्ली का महाराज पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में, और आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं आज के सफ़र पर चलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली की महाराज, हिंदुस्तान की आन बान और शान पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई घर हो या ऐसा कोई बच्चा हो जिसने पृथ्वीराज चौहान का नाम ना सुना हो। पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1168 में अजमेर के महाराज सोमेश्वर चौहान के घर पे हुआ। इनके पिता अजमेर के महाराज सोमेश्वर चौहान थे और इनकी माता कर्पूरी देवी थीं, दिल्ली के महाराज अनंगपाल तोमर की बेटी। अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के महाराज थे, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। पृथ्वीराज चौहान के एक छोटे भाई थे जिनका नाम हरिराज था, और एक छोटी बहन थी जिनका नाम प्रथा था। और इनकी छोटी बहन प्रथा की शादी इनके बचपन के मित्र चित्तौड़ के महाराज समर सिंह से हुआ। दोस्तों, महाराज सोमेश्वर और महारानी कर्पूरी देवी के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात उन्हें पहली बार संतान सुख की प्राप्ति हुई। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म बड़ी मिन्नतों से हुआ। मतलब वो महाराज के भी बहुत करीबी थे, महारानी के करीबी थे, पूरे के पूरे अजमेर के कुंवर थे, और पूरे के पूरे अजमेर को, महाराज सोमेश्वर को, महारानी कर्पूरी देवी को पृथ्वीराज चौहान से बड़ी आस थी। अब छोटे से बालक के नामकरण की बारी आती है। छोटा सा बालक महाराज सोमेश्वर की उम्मीदों का पूरा घड़ा। महाराज सोमेश्वर अपने राज पुरोहितों की एक पूरी सभा बुलाते हैं और उनसे राय मशवरा करते हैं कि इस बालक का नामकरण किस तरह किया जाए। तो उनके राज पुरोहित कहते हैं कि आप भारत के विभिन्न प्रदेशों से अलग अलग प्रकांड पंडितों को बुलाइए, वो ही इस बालक का नाम सुझाएंगे। और महाराज सोमेश्वर ने जब हिंदुस्तान के अलग अलग भाग से प्रकांड पंडितों को बुलाया, तो उन्होंने विचार विमर्श करके उस बालक का नाम रखा पृथ्वीराज, और एक्सप्लेन किया उस नाम का मतलब। पंडितों का कहना था कि पृथ्वी को पवित्र करने के लिए और राज शब्द को सार्थक बनाने के लिए इस राजकुमार का नामकरण पृथ्वीराज किया गया है। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बचपन के सखा, उनके राजकवि चंद बरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में भी बड़ी ही बखूबी से पृथ्वीराज नाम को बखान किया है। ये कहते हैं कि यह लहे द्रव्य पे हरे भूमि, सुख लहे अंग जब होई झूमी। चंद बरदाई कहते हैं कि पृथ्वीराज नामक बालक महाराजाओं के छत्र को हर लेगा अपने बल से। मतलब एक छत्र राज करेगा पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे के पूरे पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर राज करेगा, पूरी पृथ्वी को जीत लेगा। इससे बड़ा कोई राजा नहीं होगा, इससे बड़ा कोई राजा ना आया था न आएगा। सिंहासन की शोभा को बढ़ाएगा, अर्थात कलयुग में पृथ्वी में सूर्य के समान दैदीप्यमान होगा। इसका नाम सूर्य के समान चमकेगा पृथ्वी पे। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाम को सार्थक भी किया आगे जाकर, क्योंकि हम हिंदुओं में एक बात मानी जाती है कि नाम का असर आपकी ज़िंदगी में बहुत पड़ता है। इसीलिए नाम बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, रावण नहीं रखता। इसके पीछे यही कारण है कि नाम का असर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान थोड़े बड़े हुए, जैसा कि मैंने बताया, सबको उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। जब वो 5 वर्ष के हुए तो महाराज सोमेश्वर को उनके शिक्षा की चिंता सताने लगी। इसीलिए महाराज सोमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि पृथ्वीराज चौहान भी उसी गुरुकुल से और उसी गुरु से शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे महाराज सोमेश्वर ने प्राप्त की थी। और 5 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान अजय मेरू, जो कि वर्तमान में अजमेर कहते हैं, राजस्थान का एक छोटा सा शहर, वहाँ पर विग्रह राज द्वारा स्थापित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से अपनी
एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी शिक्षा कंप्लीट की। और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ये सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ जहाँ पर था, जहाँ से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी एजुकेशन ली थी, अपनी शिक्षा ली थी, अपने गुरु से सब कुछ सीखा था, वहीं पर जब 12वीं शताब्दी आई और दिल्ली सल्तनत की हुकूमत हुई दिल्ली पर, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। मतलब दोस्तों वो जगह आज भी अमर है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान पढ़ने में और हर शिक्षा को ग्रहण करने में बाकियों के मुकाबले बहुत तेज थे। मतलब बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बुद्धिमान थे। आप बिलीव करेंगे पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाएं आती थीं। इसके अलावा मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, इन सब में पृथ्वीराज चौहान ने शिक्षा प्राप्त की थी और पारंगत थे। पृथ्वीराज चौहान एक महाराज के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, उन्होंने युद्ध कला और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम से ली थी। और लोग कहते हैं कि उस दौर में पृथ्वीराज चौहान से बेहतर तलवार कोई नहीं चला सकता था। मतलब उनके पिताजी भी हार जाते थे तलवारबाजी में उनके सामने, वो अपने गुरु तक को हरा देते थे। और दोस्तों बल तो उनके अंदर इतना था कि क्या कहने। एक बार जब पृथ्वीराज चौहान 10 या 11 वर्ष के थे तो उनके गुरुकुल में एक शेर प्रवेश कर गया था। पृथ्वीराज चौहान ने उस छोटी सी उम्र में एक तलवार के वार से उस शेर का सर धड़ से अलग कर दिया था। इतनी ताकत थी उनमें, इतने वो युद्ध कला में माहिर थे, तलवार को पकड़ना, तलवार को चलाना। भाई राजपूतों की बात ही कुछ और होती थी। इसी बात पर मुझे एक लाइन याद आ रही है, गौर फरमाइएगा कि होता वो भी लहू लाल जो गीदड़ से डर जाता है, होता वो भी लहू लाल जो शेर से लड़ जाता है, पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब असर का होता है, जो मृत्यु को भी ललकारे वो लहू राजपूत का होता है। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के अंदर असली राजपूतों का खून था और उन्होंने कभी भी ना अपने गुरु को निराश होने दिया, ना अपने सहपाठियों को निराश होने दिया। मतलब एक राजा के तौर पर ज़िंदगी जीते थे। एक राजा की जो सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनको पृथ्वीराज चौहान उठाना सीख रहे थे। और दोस्तों एक बात जो कही जाती है, बड़ी ही रोचक बात है कि कलयुग में पृथ्वीराज चौहान ही अकेले ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने शब्दवेदी बाण विद्या सीखी थी। शब्दवेदी बाण विद्या आप सबको जानते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ सुनकर अपने लक्ष्य पर निशाना साधना। धनुर्विद्या तो कमाल की थी इनकी, मगर शब्दवेदी बाण विद्या सीखने वाले पृथ्वीराज चौहान कलयुग के पहले इंसान थे। और ये शब्दवेदी बाण विद्या उनके जीवन के अंतिम काल में उनका साथ इस विद्या नहीं दिया था। अब दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के जीवन में वो दौर आता है जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देता है। और दोस्तों इनके जीवन में इनके 4 मित्र होते हैं जो इनका हमेशा साथ देते हैं। अर्जुन, पुंदर, संजम और चंद बरदाई, जो कि इनके राजकवि भी थे। ये 4 मित्र इनके गुरुकुल से इनके साथ थे, इनके घर युद्ध में इनके साथ थे। इन्होंने अपने जीवन का त्याग भी पृथ्वीराज चौहान के लड़ते हुए किया था। तो जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष के थे तब गुजरात के महाराज भीमदेव ने इनके पिता की हत्या कर दी थी युद्ध में छल से। और पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए भीमदेव को मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान 15 वर्ष की आयु में अजमेर के महाराज बने। अपनी प्रजा का इन्होंने भार उठाया, क्योंकि इन्होंने अपने पिता को वादा किया था कि ये अपनी प्रजा का ख्याल बिल्कुल पिता की तरह रखेंगे, क्योंकि इनके पिता ने बताया कि एक राजा बड़ा अपनी प्रजा से होता है। अगर प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है। अब दोस्तों 15 वर्ष की छोटी सी आयु में पृथ्वीराज चौहान महाराज बन गए। अब महाराज बनने के बाद पृथ्वीराज चौहान अपने नाम को सार्थक करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान किया कि अब मैं दिग्विजय यात्रा करूंगा, पूरे भारत को जीतूंगा। और मैं आपको पृथ्वीराज चौहान की सेना के बारे में बता देना चाहता हूं कि इनकी सेना में जो घोड़े की सेना होती है ना, इसका बहुत अधिक महत्व था। इसके अलावा हाथी सेना भी थी, पैदल सेना भी थी, मगर घोड़ों की सेना का सबसे ज़्यादा संख्या थी इनकी सेना में। 70,000
घुड़सवार सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के बाद। और धीरे धीरे जब ये दिग्विजय यात्रा करते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने शत्रुओं को हराते रहे या सरेंडर करवाते रहे, तो नारायण युद्ध में, एक युद्ध इन्होंने लड़ा था, नारायण युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना में 2 लाख घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी और बहुत सारे पैदल सैनिक थे। मतलब एक अच्छी खासी इनके पास सैन्य शक्ति थी। और जिसके पास सैन्य शक्ति होती है दोस्तों, उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। और खासकर अगर पृथ्वीराज चौहान जैसा, अगर आपका लीडर है, अगर आपका नायक पृथ्वीराज चौहान जैसा है, तो कोई सेना युद्ध नहीं हार सकती। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दिग्विजय यात्रा करने के बाद एक एक कर बड़े बड़े राजघरानाओं को हराया और कईयों से तो सरेंडर करवाया। 1177 में भादानक देशीय को हराया, 1182 में जिजाक भुक्तियों को हराया और 1183 में चालुक्य वंश को हराकर पूरे भारत में अपना नाम का डंका बजवा दिया पृथ्वीराज चौहान ने। मतलब भारत के हर राज्य के शासक जानते थे कि कोई है राजपूतों का खून जो अजमेर पर राज करता है, और उसने पूरे भारत को घुटनों पर ला दिया है, पूरे भारत के शासकों को घुटने पर ला दिया है। अब या तो उसके साथ हो लो या तो उसके खिलाफ हो लोगे तो वो तुमको तुम्हारी सही जगह दिखा देगा। अब दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के थोड़े वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। महाराज तो थे ही, मगर एक अच्छे पति भी थे, एक अच्छे बेटे थे, एक अच्छे राजा थे। अलग अलग जगहों पर पृथ्वीराज चौहान के वैवाहिक जीवन के बारे में अलग अलग बात कही जाती है। जैसे कि कहीं पर कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 13 शादियां की थीं, मतलब इनकी 13 रानियां थीं। तो इनके प्रिय मित्र चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि इनकी 5 रानियां थीं और आखिरी रानी थी इनकी संयोगिता, महाराज जयचंद की बेटी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कजन ब्रदर थे। चंद्रबरदाई की किताब दोस्तों पृथ्वीराज रासों में कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान का प्रथम विवाह मंडोर प्रदेश के नाहरराव पडिहार की पुत्री जंभावती के साथ हुआ था। और अब पृथ्वीराज चौहान के जीवन में वो समय आता है जब एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान का जीवन बदलता नजर आता है। पृथ्वीराज चौहान के कज़न ब्रदर और उनके बीच दिल्ली के सिंहासन को लेकर ऑलरेडी खटपट चलता था। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासन देना चाहते थे, मगर आपका जो जयचंद थे वो बड़े थे और जयचंद को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि पृथ्वीराज चौहान मुझसे छोटा है तो उसको दिल्ली का शासक क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि सामर्थ्य, पृथ्वीराज चौहान का सामर्थ्य उस छोटी सी उम्र में भी जयचंद से कहीं ज़्यादा बड़ा था। तो अब जयचंद ने एक प्लानिंग की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान लगातार जीतते चले जा रहे थे, देखने में बहुत खूबसूरत थे, बलवान थे, बाहुबल था, सामर्थ्य था। और दोस्तों, दुनिया में 2 चीज़ छुपाए नहीं छुपती, स्त्री का सौंदर्य और पुरुष का पौरुष, उसका सामर्थ्य। पृथ्वीराज चौहान के सामर्थ्य की कहानी जब संयोगिता के कानों तक पहुंची, संयोगिता को तो पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया और संयोगिता ने कहा भैया शादी करूंगी तो पृथ्वीराज चौहान से ही करूंगी। मगर संयोगिता ये चीज़ जानती थी कि उनके पिता और पृथ्वीराज चौहान में 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, 72 से भी ज़्यादा का आंकड़ा है। तो महाराज जयचंद ने एक कंस्पिरेसी रची। महाराजा जयचंद ने ये कहा कि मैं अब अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा और उसके बाद मैं अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट करने के बाद, संपन्न करने के बाद संयोगिता का स्वयंवर करवाऊंगा, उसके माध्यम से उनका विवाह होगा। तो दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक अश्व दौड़ाया जाता है, वो अश्व दौड़ता है सारे के सारे प्रदेशों में। अगर किसी राजा को अश्व दौड़ाने वाले राजा की प्रभुत्व स्वीकार नहीं होती है तो वो उस घोड़े को रोक देता है। फिर उन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। जो राजा अपना प्रभुत्व साबित करना चाहता है और दूसरा वो राजा जिसने कि घोड़े को रोक रखा है, ठीक है। और उसी से डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो पृथ्वीराज चौहान ऑलरेडी दिग्विजय कर चुके थे, ऑलरेडी पूरे भारत को जीत चुके थे। वो कैसे जयचंद के अश्वमेध यज्ञ को होने दे सकते थे? वो तो कभी उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो पूरे भारत को दबा चुके थे, वो पूरे भारत को जीत चुके थे। दबाना इन सेंस कि पूरे भारत के जितने महाराज थे सब उनके अंडर में थे। महाराज जयचंद तो बच्चे थे,
तो पृथ्वीराज चौहान ने इस अश्वमेध यज्ञ का क्या किया, विरोध किया। अब महाराज जयचंद अपनी बेटी के मन को टटोल चुके थे और कहीं ना कहीं अब पृथ्वीराज चौहान भी संयोगिता से प्यार करना, उन्हें प्यार हो चुका था। अब होता क्या है, महाराज जयचंद पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए क्या करते हैं कि स्वयंवर तो आयोजित करते हैं, मगर स्वयंवर में भारत के सबसे बड़े महाराज पृथ्वीराज चौहान को ना बुलाकर उनकी मूर्ति द्वारपाल पर लगा देते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है एक दिग्विजयी राजा के लिए। मगर संयोगिता जो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि वो पृथ्वीराज चौहान से शादी करेंगी, शुरू होता है स्वयंवर। धीरे धीरे राजाओं को पार करते 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 संयोगिता जैसे ही द्वार पर पहुंचती हैं, उन्हें द्वारपाल के तौर पर पृथ्वीराज चौहान नजर आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात की भनक लगी कि महाराज सोमेश्वर क्या करने जा रहे हैं, तो पृथ्वीराज चौहान वहां पे अपने कई सारे सरदारों के साथ पहुंचे और उन्होंने क्या किया कि उस द्वारपाल को हटाकर पृथ्वीराज चौहान खुद मूर्ति बनकर वहां पर खड़े थे और इसकी भनक पूरे कन्नौज को नहीं थी। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाला, पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाते हैं और पूरी सभा के सामने से भगा ले जाते हैं। फिर दोस्तों पीछा होता है, महाराज जो जयचंद होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान का पीछा करते हैं। इस दौरान बहुत सारे जो उनके सैनिक होते हैं, बहुत सारे जो उनके सरदार होते हैं, उनकी कन्नौज में हत्या हो जाती है। क्योंकि भाई पृथ्वीराज चौहान आगे भागते रहते हैं, आपका लेकर भागते रहते हैं संयोगिता को स्वयंवर से, पीछे उनके सरदार रहते हैं। तो भाई अगर आप किसी के प्रदेश में हो तो या तो आप युद्ध करो, क्योंकि संयोगिता उनके साथ थी तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध तो कर सकते नहीं थे, उनके पास उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। लेकिन संयोगिता को हासिल कर कर पृथ्वीराज चौहान ने महाराजा जयचंद के चेहरे पर वो तमाचा मारा था ना, कि महाराजा जयचंद ने अपना ज़मीर तक बेच दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे। अब पृथ्वीराज चौहान आते हैं, संयोगिता से शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन एक दिन कोई ऐसा आता है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन को बदल कर रख देता है। मोहम्मद घोरी। वो तो पृथ्वीराज चौहान अभी तक अपने देश के अंदर के लोगों से लड़ रहे थे, अब बारी थी बाहर से आए हुए एक लुटेरे की। तो पृथ्वीराज चौहान एक बार राज्यसभा में बैठे थे और उसी समय चंद्रराज नाम का एक राजा पृथ्वीराज चौहान के सम्मुख आता है। पंजाब का कहीं राजा था, वो उनके सामने आता है और वो क्या कहते हैं कि हे राजन, वो पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि हे महाराज, पश्चिम दिशा से घोरी नामक कुशासक अन्य साम्राज्यों को पराजित करते हुए बहुत से राज्यों का सर्वनाश कर रहा है। जिस भी राज्य पर आक्रमण किया उस राज्य के सभी नगरों को लूट लिया, मंदिरों को अग्नि के हवाले कर दिया, सारी स्त्रियों का बलात्कार कर दिया। उसकी क्रूरता को देखते हुए महिलाओं की हालत बहुत अति दयनीय हो चुकी है। वो जिस किसी भी राजपूत को सशस्त्र देखता, मतलब शस्त्रों के साथ देखता, वो उसको मृत्युदंड दे देता। महाराज अब आप ही कुछ कीजिए। अब दोस्तों बात आ चुकी थी देश की। मोहम्मद गौरी एक लुटेरा जो कहीं घोर नाम के एक प्रदेश से आता है और वो इंडिया के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान से ये बर्दाश्त नहीं होता है। पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान चैलेंज करते हैं, रोकते हैं आपका मोहम्मद घोरी को। मोहम्मद घोरी क्या करता है, और मोहम्मद घोरी को बार बार हार का सामना करना पड़ता है। सन 1191 में पहला तराइन का युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान के हाथों मोहम्मद घोरी की हार होती है। मगर दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के देश का कोई अपना अंदर से किला खोल देता है। ये कहावत है दोस्तों कि हमारे देश में जो किले के दरवाजे हैं वो हमेशा अंदर से खुले हैं। महारानी संयोगिता के पिता महाराज जयचंद दूसरे तराइन के युद्ध में, जो कि ठीक एक साल बाद हुआ 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सारे राज बता देते हैं और उनका साथ देते हैं। इसी बात पर दोस्तों एक बात कही गई है, जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं
वो कभी मीर जाफ़र तो कभी जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान कोई रब नहीं होता, आस्तीन के सांपों का कोई महत्व नहीं होता। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। क्यों? क्योंकि उनके अपनों ने ही उनके साथ गद्दारी की थी। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए दोस्तों, जब अपनों ने गद्दारी की है तभी जाकर हमारे देश के राजा परास्त हुए हैं, वरना सामर्थ्य नहीं था इन घोरियों में, इन मोहम्मद बिन कासिम ने, कि ये हमारे देश के राजाओं को 1-1 के बैटल में हरा दें। और दोस्तों अब अलग अलग कहानियां निकल कर आती हैं पृथ्वीराज चौहान के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु पर आज भी सवाल है कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे किस तरह मारा। कहा यह जाता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अपने साथ घोर ले गया। वहाँ पर एक दिन चंद्रबरदाई उनसे मिलने आए और चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मुझे शब्दवेदी बाण विद्या आती है और अब इसी विद्या का इस्तेमाल कर कर मैं मोहम्मद गौरी का अंत करूँगा, और बाद में जब मैं उसको मार दूंगा तो मैं और तुम एक दूसरे को चाकू मार देंगे, क्योंकि मैं किसी परदेश के मुल्क में परदेशियों के हाथों नहीं मरना चाहता, मैं अपनों के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तुम जाओ, चंद्रबरदाई से कहते हैं तुम जाओ और कहो कि मोहम्मद गौरी से कहो कि पृथ्वीराज चौहान को एक ऐसी कला आती है कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ आवाज़ सुनकर निशाना लगा देता है। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बनाया था तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तो कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। तो मोहम्मद गौरी के पास चंद्रबरदाई जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। अब मोहम्मद गौरी मूर्ख टाइप का आदमी, उसे क्या पता, वो क्या जानता था शब्दवेदी बाण विद्या क्या होती है। इनके लिए तो हर चीज़ एक तमाशा है, हर चीज़ एक खेल है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या। अब एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी लाइन चंद्रबरदाई बोलते हैं जो कि मोहम्मद गौरी के लिए काल का सबब बनती है। मोहम्मद गौरी ऊपर सिंहासन पर बैठा है, अगल बगल उसके लोग बैठे हैं, नीचे पृथ्वीराज चौहान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ में धनुष है, और बगल में उनके बचपन के मित्र, उनके हमदर्द सखा चंद्रबरदाई खड़े हैं। और चंद्रबरदाई कहते हैं 4 बंस 24 गज अंगुल अस्त प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और जैसे ही ये बोलते हैं मोहम्मद गौरी के मुंह से निकलता है वाह वाह, और यही 2 शब्द सुनकर पृथ्वीराज चौहान सीधे मोहम्मद गौरी की तरफ बाण चलाते हैं। वो बाण सीधे आकर मोहम्मद गौरी के कंठ में लगती है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को चाकू मार लेते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं परदेश में किसी परदेशी के हाथों नहीं मरना चाहता। तो दोस्तों इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि घर का भेदी हमेशा लंका ढाता है, कबर हो या खबर, खोदते हमेशा आप नहीं हैं। अगर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया होता एज कम्पेयर टू मोहम्मद गौरी, तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ और होता। शायद भारत में कभी मुस्लिम साम्राज्य पनपता ही नहीं। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों मुस्लिमों में भी बड़े अच्छे अच्छे राजा थे। टीपू सुल्तान देख लीजिए, फिर शेर शाह सूरी देख लीजिए, मगर बाहर से कोई लुटेरा आकर हमारे देश के लोगों को लूटे, ये तो मंजूर नहीं था। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी जब भारत आकर भारत को लूटते थे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं लूटते थे, वो सबको लूटते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो उम्मीद है एक महान योद्धा की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ किसी भी तरह के हेटेड कमेंट को पोस्ट मत कीजिएगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।